बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के पार्ट 2 में हम बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। बच्चों आपने वास्तविक संख्या का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें देखें, उसके बाद फिर इसे देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लास्ट क्लास में परिमेय संख्या तक पढ़े थे। अब अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन संख्याओं का मान ना तो निश्चित होता है और ना ही सतत होता है, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए ये √2 है, ये √5 है, तो ये सभी क्या है? इन सभी का मान आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, √2 √5 उसके बाद जो है √7 हो गया, तो ये सब क्या हो गया? तो ये सब जो है आपका अपरिमेय संख्या हो गया। या फिर पाई हो गया, ये भी क्या हो गया? आपका अपरिमेय संख्या हो गया। आप इनका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा 2.5 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2.5555, यानी कि ये इस तरीके से जो है ये 555 ये चलता जाएगा। तो मतलब ये P/Q के फॉर्म में, ये P/Q के फॉर्म में क्या आप लिख सकते हैं? तो इसे P/Q के फॉर्म में जो है आप नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते मतलब क्या? तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, मीन्स डैट यहाँ पे देखिए फिर से आपको समझा रहा हूँ कि जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर होता है, यानी कि परिमेय संख्या होता है। और जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अगला है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है? तो देखिए बच्चों, भाज्य संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिनमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाग हो जाता है तो क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि एक और स्वयं और भी नंबर उसके अतिरिक्त और भी संख्या से जो है डिवाइड हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो है आप भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 6 8 9 10 12 15 18 20। अब देखिए ये सारे नंबर, मैंने इसमें क्या कहा था कि भाज्य संख्या पहचानने के लिए क्या नियम होना चाहिए? तो पहला जो है आप देखेंगे कि 1 से डिवाइड होना चाहिए। पहला किससे डिवाइड होना चाहिए? 1 से होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि वो सेल्फ यानी कि खुद से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा और भी नंबर से जो है, यानी कि अदर नंबर, इसके अलावा और भी नंबर से अगर डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा? तो ये आपके भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये 4 लिखा, तो ये 4 को देखिए, अब ये 4 जो है किस किस से डिवाइड जाएगा? तो देखिए ये 4 जो है सबसे पहले 1 से डिवाइड जाएगा, उसके बाद 4 जो है ये 2 से डिवाइड जाएगा, और 4 जो है ये खुद से भी डिवाइड जाएगा। मतलब क्या कि ये 1 से तो जा ही रहा है, उसके बाद 4 से भी जा रहा है, लेकिन दूसरा नंबर भी है, वो क्या है? तो वो 2 है, तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी कोई संख्या से जो है अगर भाग जाता है तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें जो है भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे ये 12 को देखिए बच्चों, अब 12 देखिए, अब 12 जो है ये किस किस से जा सकते हैं? तो 12 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 1 गुने 12। ठीक है, उसके बाद अब किससे कर सकते हैं? 2 से, यानी कि 2 गुने 6, 2 6 12 हो जाएगा। उसके बाद अब किससे कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं, 3 चौक 12। उसके बाद जो है 3 के बाद 4 से भी कर सकते हैं, तो जो है 4 तिये 12 हो जाएगा। उसके बाद और किससे कर सकते हैं? 5 से नहीं जाएगा, उसके बाद 6 से कर सकते हैं, तो 6 दूना 12, और एक स्वयं जो है ये 12 है, 12 एक कम 12। तो आपने देखा यहाँ पे हो क्या रहा है? तो यहाँ पे आपने देखा कि ये 1 से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहला बात क्या है कि ये 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, और उसके अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो रहा है। किस किस से हो रहा है? तो उसके अलावा जो है देखिए किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है,
और 6 से हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से हो, स्वयं से हो और भी नंबर से हो, तो ऐसे संख्याओं को क्या कहेंगे? तो ऐसे संख्याओं को भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है? अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिनमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भाग नहीं होता हो, ऐसे संख्या को क्या कहेंगे? तो अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के माध्यम से इन्हें भी हम समझते हैं। मैंने यहां पे लिखा 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद जो है 19, 23। तो अब इस तरीके से जो है ये चलते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं, क्या ये नंबर जो है खुद से भाग हो रहे हैं, स्वयं से भाग हो रहे हैं, क्या अन्य नंबर से भी क्या भाग हो रहे हैं? तो एक एक करके जो है हम इसे चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5। तो देखिए 5 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे लिखा फिर मैंने 5, और 5 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। और खुद से हो रहा है। ठीक है। खुद क्या है? 5। और भी कोई नंबर से क्या डिवाइड हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे? तो ऐसे संख्याएं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। एक और समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 19 लिखा। ठीक है। अगर अब 19 लिखा तो 19 को किससे भाग हो सकता है? 19 एक खुद से भाग होगा, पहला स्वयं से भाग होगा। तो 19 को 19 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और दूसरा पॉइंट दूसरा क्या हो गया? फिर या तो 19 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, तो 19 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो 19 ही आएगा। किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करने पर वही संख्या आता है जिसमें हम भाग देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अभाज्य संख्या भी क्लियर हुए होंगे। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ बच्चों, आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होता है। और तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। आप इस 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या रखना है, क्या ध्यान देना है कि एक जो है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, केवल एक हो। क्या हो? एक हो। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। मैंने यहां पे लिखा 8 और 9, तो इनका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चेक करते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। और 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ देखिए, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी कि जो दोनों में मिले। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a × b
और यहाँ पे लिखा a मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पे कॉमन क्या हुआ, कॉमन a हुआ, क्योंकि a जो है दोनों में आ रहा है, तो इसे हम उभयनिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ पे आपका एक कॉमन आ गया, क्योंकि 8 और 9 दोनों में एक ही कॉमन आ रहा है। तो ये 8 और 9 क्या हो गया, तो ये 8 और 9 जो है आपका सअभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का अगर मसा निकालना होगा तो क्या होगा, सअभाज्य संख्या का मसा हमेशा एक आता है। जैसे देखिए HCF, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसे 8 में भाग करेंगे 1 से, तो क्या आएगा, तो ये 8 आएगा। और 9 में क्या करेंगे, 1 से ही जाएगा ये भी, तो क्या हो जाएगा 9। तो HCF क्या हो गया, HCF जो है आपका 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 27 और 20। अब 27 और 20 जो है ये क्या है, सअभाज्य संख्या है। अब कैसे सअभाज्य संख्या होगा, तो इसे भी चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, 27 का फैक्टर करना है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। ठीक है बच्चों, और ये 20 मैंने लिखा, 20 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या ये आपस में मिल रहा है क्या, तो देखिए ये भी नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे हैं, यानी कि 3 जो है ना तो 20 में आ रहा है, और यहाँ पे नीचे क्या है 2, तो 2 जो है 27 में भी नहीं आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन जो है आपका 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो 27 और 20 का मसप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। म श प 27 का मशप यानी कि HCF जो है 1 होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि सअभाज्य संख्या का मसप जो है यानी कि HCF जो है हमेशा 1 होता है। जैसे देखिए अब 27 में आप क्या करेंगे, तो 27 में आप 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि और कोई नंबर से तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो ये 27 आएंगे। और उसके बाद क्या है 20, और 20 में अगर आप किससे डिवाइड करेंगे, तो 20 में भी 1 से डिवाइड जाएगा, तो क्या आएगा, तो 20 आएगा। तो मसपा क्या हो गया, तो मसपा जो है आपका 1 हो गया। तो 27 और 20 क्या हो गया बच्चों, तो 27 और 20 जो है आपका सअभाज्य संख्या हो गया। इसे कहेंगे सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। अब अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, a और b क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक, तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर क्या है, bq प्लस r। अर्थात इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, और दूसरे धनात्मक पूर्णांक क्या है, b है। तो b से विभाजित करने वाला भागफल क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, और शेषफल क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा 65, तो ये किससे भाग जाएगा, 13 से लगाएंगे, तो ये 13 पंचे 65 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये 13 क्या हो गया, तो 13 जो है आपका ये भाजक हो गया, इसे कहेंगे भाजक। और ये 5 क्या हो गया, तो 5 जो है आपका इसे कहेंगे भागफल। और ये 65 यानी 65 क्या हो गया, तो इसे कहेंगे आप भाज्य। और ये क्या हो गया 0, तो 0 जो है आपका ये शेषफल हो गया।
अब देखिए, तो यहाँ ध्यान देंगे, तो ये ए क्या हो गया, तो ए हो गया आपका भाज्य। उसके बाद जो है बी क्या हो गया, तो बी हो गया आपका, यानी कि 13 जो है ये बी हो गया, यानी बी बोले तो भाजक। और 5 क्या हो गया, तो 5 जो है आपका भागफल हो गया, जो कि क्यू है। शेषफल क्या है, ये आर है। तो आप इसे किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है, प्लस शेषफल। तो भाजक क्या था आपका, भाजक है आपका 65, और भाजक क्या हो गया, भाज्य 65, भाजक क्या हो गया, तो भाजक जो है आपका 13 है। और भागफल क्या निकल के आया, तो भागफल जो है आपका 5 है। और शेषफल क्या है, तो शेषफल आपका 0 है। तो हो क्या रहा है, 65 बराबर क्या हो जाएगा, 13 × 5 + 0। तो जिस तरीके से आप बचपन में डिवाइड करते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक वैसा ही यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि b जो है हमेशा r से बड़ा होता है। क्या होता है, r से बड़ा होता है। और r जो है हमेशा 0 से क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है, तो ये होता है आपका a इक्वल टू BQ + R। तो एग्जाम्पल के माध्यम से और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब 36 में 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये 0 आ गया और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 0 हो गया। ठीक है, तो भाज्य क्या हो गया, भाज्य a हो गया, ये हो गया आपका भाज्य। और भाजक क्या हो गया, b, यानी कि 3 जो है भाजक हो गया। भागफल क्या हो गया, तो भागफल जो है आपका q हो गया। और शेषफल क्या हो गया, r हो गया। तो देखिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो a बराबर क्या होता है, तो a बराबर होता है BQ + R, BQ + R। तो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू जो है ये 36 है। तो 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 36 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 12 प्लस R इक्वल टू क्या है, तो 0। तो ये हो जाएगा आपका 0, यानी कि B के जगह पे आप क्या लिखेंगे 3, और Q की जगह पे क्या लिखेंगे 12, और R की जगह पे 0। तो ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा कि R जो है क्या हो रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, R जो है 0 के बराबर आ रहा है। और B क्या है, तो B जो है ये 3 है। तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 जो है ये 0 से बड़ा है, और 0 जो है ये 3 से छोटा है। अब दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम 7 में 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पे बच गया 3। तो ये 7 क्या हो गया, 7 हो गया आपका A, और ये क्या हो गया, 1 हो गया आपका क्या Q, और 4 क्या हो गया, तो ये हो गया आपका B, और R क्या हो गया, यानी 3 क्या हो गया, ये हो गया R। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये होता है आपका A इक्वल टू BQ + R, A इक्वल टू BQ + R, यानी कि A की जगह पे आप लिखेंगे क्या 7। तो 7 यानी कि 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुने 1 गुने प्लस, और R की जगह पे आप 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे
कि r का वैल्यू क्या आया है, तो ये r का वैल्यू जो है ये 3 आया है, और b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू जो है आपका ये 4 है। ठीक, तो अब यहाँ पे b जो है क्या है, r से बड़ा है। b क्या है, r से बड़ा है। b बोले तो भाजक, यानी b जो है क्या है, ये 3 से बड़ा है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। अब 4 में 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो अब ये तो जाएगा नहीं, तो मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक, और तो यहाँ पे 0 बार में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब 4 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो ये 4 क्या हो गया, 1 मिनट, तो ये 4 क्या हो गया, तो ये हो गया आपका a, और b क्या हो गया, ये हो गया आपका 7, और ये 0, तो ये q हो गया, और 4 क्या हो गया, ये हो गया r। यानी कि यूक्लिड डिवीजन परिमेय से क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यानी a के जगह पे क्या लिख देंगे, तो a की जगह पे लिखेंगे आप 4, b के जगह पे क्या लिखेंगे, तो b के जगह पे लिखेंगे 7, और q के जगह पे क्या लिखेंगे 0, और r के जगह पे क्या लिखेंगे 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि r बराबर क्या आया, तो r बराबर जो है ये 4 आया। उसके बाद b बराबर क्या है, तो b बराबर जो है ये 7 है। यानी कि b जो है ये r से बड़ा है, b जो है r से बड़ा है। यानी कि 4 जो है छोटा है 7 से, 7 बोले तो b, यानी कि b, और b बोले तो भाजक, भाजक जो है ये शेष फल से बड़ा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि द्वारा HCF निकालना है, यानी महत्तम समवर्तक निकालना है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है b से छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा होगा। r जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि r बराबर 0 होगा, एक कंडीशन है, यदि r बराबर 0 हो, ये कंडीशन है, r बराबर 0 हो तो b क्या होगा, तो b जो है आपका म सपा होगा, b जो है म सपा, यानी कि b जो है, यानी b क्या है, ये b जो है आपका ये भाजक है, तो भाजक ही क्या होगा, म सपा होगा, यानी HCF होगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। अब ये 27 में हम भाग करते हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 निमा 27, क्या हो जाएगा, 3 निमा 27, यानी 9 बार में जाएगा। तो ये शेषफल क्या आया, 0 आया। तो 27 क्या है, 27 a है, और 9 क्या है q, और 0 क्या है r, और 3 क्या है, तो 3 है आपका b। तो r अगर 0 होगा, r जब 0 होगा तो कंडीशन क्या था कि अगर r 0 होगा तो मसपा क्या हो जाएगा, यानी कि 3 और 27 का मसपा हमेशा b यानी कि 3 ही होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। तो r बराबर 0 हो तो मसपा क्या हो जाएगा, यानी कि 3 व 27 का म श प क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू होता है, जहां r जो है b से छोटा होगा
या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। यदि r बराबर 0 हो तो b जो है क्या हो जाएगा, ये मसपा यानी कि HCF हो जाएगा। कहने का मतलब कि भाजक ही मसपा होगा। जैसे हमने यहाँ पे 27 में जो है 3 से भाग करें, ठीक है, तो भाग करने के बाद जो है शेषफल क्या आया, ये 0 आया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो इसका मसपा क्या हो जाएगा, 27 और 3 का मसपा भाजक ही होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3 और 27 का मसपा यानी HCF 3 आया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। निम्न संख्या युग्म का यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा मसपा यानी महत्तम संवर्तक जो है निकालना है, HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यहाँ पे ये है 81 और ये है 237, तो 237 जो है ये बड़ा है। अब देखिए 237 में 81 से भाग करना है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। अब देखिए तो 81 दूना कितना हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 यानी कि 162। तो ये क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 और 13 में से 6 गया तो 7 और ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R अभी तक 0 नहीं आया है, तो अब अगला स्टेप में पहुँच जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब ये B, अब ये 75 क्या हो गया, अब ये 75 जो है अब यहाँ पे आपका B हो गया, ठीक है। और ये 81 यहाँ पे आ जाएगा और ये 81 A हो गया यहाँ पे। अब देखिए अब एक बार में लगाएंगे तो 75 एकम 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा और ये 0। अब देखिए अब 6 क्या हो गया, अब ये 6 जो है आपका ये B हो गया, ठीक है। और ये 75 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6 एकम 6, ये 1 और ये 5 हो गया और ये 6 दूना 12 और ये 3 आ गया। यहाँ पे भी देखा आपने कि ये R जो है 0 नहीं आया है। तो अब ये 3 क्या हो गया, तो 3 हो गया अब आपका ये B। उसके बाद फिर भाग करेंगे, अब ये 6 जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, अब ये 0 हो गया। R क्या हो गया, ये R आपका 0 हो गया यानी कि शेषफल 0 आ गया। तो अब ये हमारा स्टेप खत्म हो गया। अब जो हमने स्टेप किया है यही स्टेप को हमें यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट में क्या है, A बराबर 237, A बराबर 237 तथा B बराबर 81 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाता है, A बराबर, तो क्या हो जाता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, ये A बराबर है आपका 237, तो 237 बराबर और B का मान कितना है 81, तो 81 गुना और R कितना निकल के आया, तो R है ये आपका 2, सॉरी Q जो है ये आपका 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। और R कितना है, तो R जो है 75 है, तो प्लस 75 लिख देंगे। तो यहाँ पे R क्या है, R इक्वल टू नॉट 0। तो हमें जब तक सॉल्व करना है जब तक R 0 नहीं आ जाए। अब चरण सेकंड में अब चरण सेकंड लिखते हैं। चरण सेकंड में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे A बराबर क्या हो गया 81,
a बराबर 81 तथा b बराबर 75, a बराबर 81 तथा b बराबर 75 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, तो ये a बराबर हो जाएगा आपका 81 और b क्या हो जाएगा, तो a बराबर 81 हो गया, ये बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह पे क्या लिखेंगे 75 और q कितना निकल के आया था, तो q जो है आपका 1 निकल के आया था, तो ये 1 हो जाएगा गुने में प्लस, और r कितना निकल के आया, तो r जो है आपका ये 6 निकल के आया, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि r का मान कितना है 6, यानी कि r इक्वल टू नॉट 0। अब अगला चरण में चलते हैं। चरण 3, a बराबर क्या हो जाएगा, चरण 3 में देखिए a बराबर 6 और b बराबर क्या हो जाएगा 3, तो a बराबर 6 तथा b बराबर 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका 6, तो 6 बराबर 3 गुने q का मान कितना है, ये 12 लिखेंगे, 12 प्लस और r कितना निकल के आया है, तो r जो है ये 3 निकल के आया, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि r इक्वल टू नॉट 0। अब अगला चरण में चलते हैं। तो अगला चरण क्या हो जाएगा, चरण 4, चरण 4 में a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6 तथा b बराबर हो जाएगा 3, तो a बराबर 6 तथा b बराबर 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा आपका 6 और b कितना हो जाएगा 3 और q कितना निकल के आया 2 और r कितना निकल के आया 0। तो यहाँ पे देखा कि आपने r का मान 0 निकल के आया, तो r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ r इक्वल टू 0 निकल के आया, अतः 81 व 237 का मासपा यानी कि HCF कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो मासपा यानी कि जब r बराबर 0 निकलता है, यानी कि जो लास्ट में जिससे हम भाग करते हैं वही हमारा मासपा हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में हमने 3 से भाग किया, तो 3 दूना 6 यानी r बराबर जो है 0 हो गया, तो ये जो है आपका 3, यही आपका मासपा यानी कि HCF हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना, तो आप इसी प्रोसेस से जो है आप उन्हें निकालेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि कोई 2 चरण में भी हो सकता है, कोई 1 चरण में भी हो सकता है, कोई 5 चरण में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपना चरण को लिखते जाएंगे। अब चरण जो है जब तक r बराबर 0 नहीं आ जाए, और इससे पहले जितने भी चरण होंगे आप उन सारे चरणों को कुछ इस तरीके से ही जो है आप दर्शाएंगे और इस तरीके से लिखेंगे। अब ऐसा लिखने से एग्जामिनर जो है आपको बहुत अच्छा मार्क्स देगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है सारे प्रोसेस को लिखने हैं। अगला पॉइंट है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में
एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि अभाज्य संख्या के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये गुणनखंड अद्वितीय होंगे, अद्वितीय होता है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या, जो भी भाज्य संख्या होता है उन्हें हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। ये 210 है, ये क्या है आपका भाज्य। 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10। उसके बाद 3 से करते हैं तो 3 तिहाई 9 और 3 पच्चे 15। फिर 5 से करते हैं, 5 सत्ते 35 और फिर 7 से करेंगे तो ये 7 एकम 7। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 210 का देखिए अभाज्य गुणनखंड ये हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो आपने देखा ये क्या 2 3 5 गुने 7। तो यहाँ पे देखा कि ये सभी जो क्या है, ये सभी अभाज्य गुणनखंड है। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। ये सभी अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाज्य संख्या है यानी कि 210 यानी जो भाज्य संख्या है तो इनका आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। ये भाज्य संख्या क्या है? 210 है और इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आप इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसके बाद यदि अभाज्य गुणनखंड के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए, अगर इसके आप क्रम पर ध्यान नहीं देंगे तो ये गुणनखंड जो है अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब कि ये आगे पीछे हो सकते हैं। ये जो भी संख्या है इनको आप आगे पीछे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 210 ही आएंगे। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 3 गुने 2 गुने 7, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने 5 गुने 2 गुने 3। मतलब आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका सबका आंसर क्या होगा? सबका आंसर 210 ही होगा। अब आपका इसका गुणनखंड वृक्ष निकालना हो। गुणनखंड वृक्ष देखिए इसका, जब आप 210 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये 105 बार में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 गुने 35। उसके बाद 35 का करेंगे तो ये 5 गुने 7, 7 पंचे 35, और ये क्या हो जाएगा? 7 गुने 1। ये सभी क्या हो गया? ये सभी आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। एक 128 को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 128 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए 2 से करेंगे, 2 छिंग 12, 2 चक 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चक 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और फिर 2 से 2 एकम 2। तो 128 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? ये हो गया आपका कितना? 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 128 होगा। अब इसका हम गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं।
अब गुणनखंड वृक्ष क्या होगा इसका, देखिए जब आप 128 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 गुना 64 जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, 2 को 64 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 128। उसके बाद जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 32, तो 32 दूना 64 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 16 लिखेंगे तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32। उसके बाद फिर यहाँ पे ये 2, 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 और ये 8, 2 8 16। उसके बाद फिर इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, 2 चौक 8। फिर इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुणनखंड वृक्ष। लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे एलसीएम कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम में क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से जो है हमें उन्हें भाग करते हैं। तो देखिए अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है एलसीएम को निकालते हैं। तो सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। छः का निकालते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। उसके बाद 72 का हो जाएगा, 2 से इसे भी करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 छिंक 12। उसके बाद फिर 2 से 2 एकम 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 निमा 18। फिर 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और फिर 3 से 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, 120 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 120 का 2 से करेंगे तो 2 छिंग 12, ये 0। फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6। फिर 2 से करेंगे तो 15 बार में जाएगा, 15 दूना 30। अब 3 से करेंगे तो 3 5 15। उसके बाद फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो अब आपको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या इतना इतना का जो है एलसीएम निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात कितना है, 2 की घात 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 की घात कितना है, 1। तो ये हो गया इसका भाज्य गुणनखंड। उसके बाद 72 का लिखते हैं। 72 का क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 2 है यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 2 है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब 120 का देखते हैं। तो 120 में 1 2 3, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है और 5 की पावर भी 1 है। अब इनका लसा निकालना है। 6 72 120 का लसा क्या हो जाएगा, देखिए। तो जब भी आप लसा यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो जो बड़ी घाते वाले होंगे वही आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे देखिए 2, तो 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है और 2 की घात 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 की घात 3। उसके बाद 3, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 2। उसके बाद 5 है तो 5 है नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 की घात 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 ये 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 की पावर 2 सॉरी 3 की पावर 2, 3 3 9 और ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 8 गुना 9। तो 8 गुना 9 कितना हो जाएगा, 8 निमा 72 और गुने 5। 72 को 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 सॉरी 5 दूना 10 के 0, हाथ से 1 और 5 7 35 और 1
36 हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। अब अगला है महत्तम समवर्तक यानी मसप, जिसे हम HCF कहते हैं। अब HCF क्या होता है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, उसे क्या कहेंगे? हम मसा कहेंगे, यानी कि महत्तम समवर्तक। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 40, 36 और 126 का हमें मसप यानी कि HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 40 का निकालेंगे, ये हो जाएगा 20 बार में, फिर 2 से करेंगे 10 बार में, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। अब 36 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 निमा 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 126 का करते हैं। 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 छिंग 12 और 2 तिहाई 6, फिर 3 से करेंगे 3 दूना 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, और फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे 40, 36 और 126। तो 40 का देखिए क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3 बार 2, यानी कि 2 की पावर 3 लिखेंगे और 5 की पावर 1। 36 का 2 गुने 2 यानी 2 की पावर 2 और 3 गुने 3, 3 की पावर भी 2 लिखेंगे यहाँ पे। और 126 में क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, उसके बाद 7 का पावर 1 यानी 7 की घात 2। और आपको इसमें मसप यानी कि HCF निकालना है। तो छोटी घात वाला जो होता है वही आपका HCF होगा। मसप यानी कि HCF। तो अब छोटी घात किसमें? जैसे ये 2 है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 1। तो 3 तो तीनों में नहीं आ रहा है, उसके बाद 5 भी तीनों में नहीं आ रहा, 7 भी तीनों में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया था कि जब भी आप HCF निकालेंगे तो छोटी घात वाला जो होगा वही आप लेंगे। तो छोटी घात वाला ही जो है आपका HCF होगा। तो 2 जो है आपका ये HCF हो गया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक आपको क्लियर करवाए हैं उन सारे टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपके माइंड में जो है वो बना रहे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का हमारे माइंड में फिट नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप प्रैक्टिस घर पे जरूर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।